तो अब की बार किसकी सरकार, जारी हमारी मेगा कवरेज, क्योंकि ये है न्यूज़ 24 टुडेज चाणक्य का स्टेट एनालिसिस जो बिल्कुल सटीक हर बार की तरह। और 5 राज्यों में जो विधानसभा के चुनाव हुए हैं, तेलंगाना का चुनाव चल रहा है, 4 राज्यों में चुनाव संपन्न हो चुका है। किसकी बनेगी सरकार? जबरदस्त फाइट, धुआंधार प्रचार प्रसार देखने को मिला। तो जनता ने आखिर किस पर भरोसा किया? नतीजों से पहले जो 3 दिसंबर को आएंगे, उससे पहले आज न्यूज़ 24 टुडेज चाणक्य का सबसे सटीक स्टेट एनालिसिस जरूर देखिए। लगातार ये मेगा कवरेज रात तक जारी रहने वाली है। एक एक प्रदेश का सटीक विश्लेषण आप तक पहुंचाएंगे। तेलंगाना की बात कर लेते हैं अब। तेलंगाना में क्योंकि आज चुनाव चल रहे हैं और आपको यह भी बता दूं 2018 के नतीजे क्या रहे थे, और इस बार जो टफ फाइट मानी जा रही है केसीआर और कांग्रेस के बीच, आखिर ये कैसे अचानक से कैसे इतनी चेंजेस देखने को मिले हैं प्रदेश के भीतर? कांग्रेस इतनी मजबूत कैसे हो गई? तो पहले ये समझने की कोशिश कीजिए गणित। मैं इसलिए ऐसा कह रही हूं मजबूत कैसे हो गई कांग्रेस, क्योंकि बीआरएस देखिए 88 सीटें जीतने में 2018 में कामयाब रही थी। कांग्रेस को महज 19 सीटें मिली थी। यहां बीजेपी देखिए, बीजेपी ने कई वादे किए हैं। इस बार धुआंधार प्रचार प्रसार, केंद्रीय मंत्रियों तक को उतार दिया गया। योगी आदित्यनाथ गए, अमित शाह गए। एआईएमआईएम देखिए यहां भी महत्वपूर्ण हो जाता है, 7 सीटें। लेकिन हैदराबाद के आसपास जो इलाके हैं वहां पर मुस्लिम जो वोट है लगभग 13%, बहुत ज्यादा दबदबा इनका मायने रखता है, इसलिए ये महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अदर्स के खाते में 4 सीटें गई थी, महत्वपूर्ण ये। लेकिन आखिर ये एआईएमआईएम जो है खेल बिगाड़ने के लिए या फिर खेल बनाने के लिए? दूसरा, यहां अगर बीआरएस की बात की जाए 88 सीटें उनको जरूर मिली थी, लेकिन क्या इस बार इनके सहारे, क्योंकि मिली भगत, बार बार कांग्रेस कह रही है कि इनको चुना जाना मतलब आप इनको चुन रहे हैं, तो क्या ये मिली भगत जो है वो रंग लाएगी? बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। मैं कुमार गौरव का रुख करती हूँ, मेरे साथ मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़ रहे हैं, उनसे जानते हैं। कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुमार, सवाल ये कि 88 और कांग्रेस 19, आखिर अचानक इन 5 सालों के भीतर क्या हुआ कि इतना मजबूत फाइट कांग्रेस इस बार दे पा रही है? बीजेपी भले धुआंधार प्रचार करे, लेकिन क्या होगा हम सब जानते हैं। एनालिसिस में कम से कम वो सामने आया है अब तक की। देखिए, बिल्कुल जहां तक तेलंगाना का सवाल है, 10 साल से केसीआर की सरकार है और जाहिर सी बात है कि एंटी इनकम्बेंसी भी होती है। और अभी तक की जो स्थिति, आप कर्नाटक विधानसभा चुनाव के पहले तक की अगर कांग्रेस की स्थिति देखेंगे तेलंगाना में, तो वहां उनकी स्थिति काफी दयनीय थी। लेकिन चूंकि दक्षिण के एक राज्य में फुल फ्लेज्ड, वो भी बीजेपी को हराकर, जहां प्रधानमंत्री ने अपनी पूरी ताकत झोंकी हुई थी कर्नाटक चुनाव में, हराकर कांग्रेस की सरकार बनी जब कर्नाटक में, तो एक तरह से और डीके शिव कुमार जो कि डिप्टी सीएम बने, उसके बाद उन्होंने एक तरह से तेलंगाना का काम काज वो देखना उन्होंने शुरू किया। उसके बाद से एक ऊर्जा आई है तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी के अंदर, और आपने देखा कि लगातार चुनावी सभा, खासकर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, इन सभी की सभाओं में भारी भीड़ देखने को मिली है। और जो वायदे हैं, जो गारंटियां हैं, वो जिसके सहारे कांग्रेस ने दक्षिण के एक राज्य यानी कि कर्नाटक में भारी जीत दर्ज की थी, उसी तरह की गारंटियां उन्होंने तेलंगाना में भी दिया है। वहीं बीजेपी के मोटे तौर पर देखो तो कई वायदे वहां पे हैं, लेकिन बीजेपी का एक मुख्य जो मकसद वहां है, जिसके जरिए वो सीट हासिल करना चाहती है, वो है पोलराइजेशन का, यानी कि हैदराबाद का नाम बदलकर भाग्यनगर कर देंगे। इस लाइन से ही आप समझिए ये मुख्य वादा है। बाकी उसके नीचे फ्री की रेवड़ी बीजेपी ने भी कई सारी बांटी है, लेकिन बीजेपी वहां पोलराइजेशन करना चाहती है। लेकिन क्या है कि अब जब कांग्रेस वहां मजबूत हुई, तो अल्टरनेटिव के तौर पे बीजेपी, जो 6 महीने पहले तक लगता था कि बीआरएस को वही टक्कर दे सकती है, वहां पे जब कांग्रेस वहां सक्रिय हुई और तमाम केंद्रीय स्तर के नेताओं का वहां दौरा शुरू हुआ और चुनावी रणनीति कांग्रेस की बनी, तो बीजेपी फिर से अपने पुराने स्थान यानी तीसरे नंबर पर खिसक कर आ गई। वायदे 1000 बीजेपी ने किए हैं, लेकिन तेलंगाना को लेकर बीजेपी भी जानती है कि लगभग 12 सीटों के आसपास वो कड़ी टक्कर दे रही है। सामने में कहीं पे कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, कहीं पे बीआरएस के उम्मीदवार हैं, लेकिन 7 सीटों पे उन्हें भरोसा है, जिसमें से ज्यादातर वो लोग हैं जो बीआरएस से आए हैं, यानी चंद्रशेखर राव की पार्टी से शिफ्ट करके बीजेपी में आए हैं, और उनका अपना दबदबा है उनके इलाकों में। किसी कंफ्यूजन की वजह से, किसी झगड़े की वजह से बीआरएस से आकर उन्होंने बीजेपी का दामन थामा है, तो उसके बदौलत बीजेपी वहां लगभग आधा दर्जन सीटों पे जीत दर्ज करने की स्थिति में आ सकती है। ऐसा बीजेपी का इंटरनल एक तरह से कहा जाए तो आकलन है। लेकिन हाँ, ये बात जरूर है कि कर्नाटक में जीत के बाद जिस तरह से सक्रिय तेलंगाना में डीके शिव कुमार हुए, जो कि उप मुख्यमंत्री हैं, और पूरी की पूरी टीम, एक तरह से नई टीम मैदान में उतरी कांग्रेस की, उसके बाद तेलंगाना में जो मुख्य टक्कर अब है वो वीआरएस वर्सेज कांग्रेस है। और
कहा यह भी जा रहा है भीड़ भाड़ देखकर, क्योंकि 10 साल की मीना शर्मा भी होती है, उससे गौरव एक छोटी सी और चीज समझना चाहती हूँ, क्योंकि तेलंगाना में अभी हाथों में भी जा सकती है। गौरव एक छोटी सी चीज आपसे समझना चाहती हूँ, AIMIM पिछला परफॉर्मेंस देखिए महज 7 सीटें, इसके और हैदराबाद के आसपास जो सीटें हैं वही जहां पर उनके विधायक हैं, तो आखिर AIMIM इतनी इंपॉर्टेंट एक तो कैसे हो जाती है मजलिस? दूसरा ये भी कि क्या ये वोट कटवा के तौर पर भी, क्योंकि उस लिहाज से देखा जाए तो फिर कांग्रेस को नुकसान पहुंचाती है, क्या ये भी एक कारण है कि मजलिस जो है उस इस चुनाव में एक उसकी भी धमक दिखती है, गूंज दिखती है, उसका असर दिखता है? जी हाँ, ये सवाल मुझसे है। जी जी गौरव। ये देखिए आशा, बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि ओल्ड हैदराबाद का जो रीजन है वो इलाका, उस इलाके में ओवैसी की तूती बोलती है, और जाहिर सी बात है उनके तमाम विधायक या फिर सांसद जो भी है वहीं से जीत कर आते हैं। तो एक फिक्स इलाका है जहां मुस्लिम पॉपुलेशन काफी ज्यादा है, उस इलाके में भी बीजेपी पोलराइज करने का प्रयास करती है, लेकिन पिछली बार के विधानसभा चुनाव में बहुत ज्यादा खास वो नहीं कर पाई थी, और इसलिए कुछ 6-7 सीटें हैं, 10 के आसपास सीटें हैं जहां जिसमें से 6-7 के आसपास AIMIM यानी कि ओवैसी की पार्टी चुनाव जीतती है। बाकी जगहों पे चूंकि वो 7 होते थे और कांग्रेस पार्टी उतनी मजबूत स्थिति में अगर नहीं लड़ रही होती है, तो ओवैसी की वजह से मुस्लिम वोट जो है एक साथ मिलकर BRS के खाते में जाता था, यानी जो पहले TRS थी TRS के खाते में जाती थी। लेकिन इस बार चूंकि कांग्रेस पूरी ताकत के साथ लड़ रही है और कर्नाटक का भी असर है, कर्नाटक में भारी जीत का असर है, और जो एक माहौल बना है पूरे देश में, एक पोलराइजेशन का माहौल बीजेपी अपने लिहाज से बनाने का प्रयास करती है, वहीं मुस्लिम मतदाता ये सोचता है कि जो बीजेपी के खिलाफ हो उसके पास हम जाएं। तो ये एक अगर ताकत जिस तरह से कांग्रेस पार्टी की दिख रही है पूरे तेलंगाना में, उससे ऐसा लगता है कि जो ओवैसी के प्रभाव वाला क्षेत्र है वहां तो ओवैसी को वोट मिलेगा, लेकिन बाकी जगहों पे उनके इशारे पर जो BRS को पूरी की पूरी मुस्लिम कम्युनिटी की वोट जाती थी वो इस बार हट सकता है, और BRS के बदले वो कांग्रेस में उसका ज्यादातर हिस्सा कांग्रेस पार्टी की तरफ जा सकता है। तो उनकी USP जो है ओवैसी की वो 6-7 सीटों पर है, और चूंकि वो सांसद भी है और ओल्ड हैदराबाद का जो इलाका है वहां उनका दबदबा है और वहीं पे उनकी चलती है। जी अच्छा, ये देश को जानना भी चाहिए क्योंकि महज 13% के आसपास ही करीब आबादी है मुस्लिमों की तेलंगाना में, इसके बावजूद वहां पर धर्म के आधार पर पहला ऐसा राज्य बना जहां 4% रिजर्वेशन दिया गया, वो हटा देंगे पूरी तरीके से। जिस ध्रुवीकरण की बात अभी गौरव कह रहे थे, ये बीजेपी की तरफ से कहा गया, और लगभग महज 40 सीटों पर ही दबदबा है। इसके बावजूद बहुत बड़ा दांव हर एक पार्टी ने, अगर बीजेपी को छोड़ दिया जाए तो हर एक पार्टी ने खेला है मुस्लिमों के ऊपर। तो उसके नतीजे क्या होते हैं, इसलिए तेलंगाना बहुत ज्यादा दिलचस्प हो जाता है। एक तरीके से ये आगे आने वाले चुनाव में एक प्रयोगशाला भी साबित होगा, ऐसा भी ये भी एनालिसिस है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर गौर किया जाएगा बाद में। जयपुर का रुख कर लेती हूं, मीना शर्मा हमारे साथ है राजस्थान पे। मीना, एक बार फिर बात करना चाहूंगी क्योंकि राजस्थान में अशोक गहलोत ने हमने देखा पिछली बार जो विधायक हारे उनको टिकट दीजिए, जो सिटिंग विधायक थे जिनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी थी, माहौल था जिनके खिलाफ, उसके बावजूद गहलोत ने आलाकमान को मनवाया कि इनको भी टिकट दीजिए। तो गहलोत वर्सेस मोदी के चेहरे पर यह चुनाव चल रहा था। तो अगर कहीं खुदा ना खास्ता, और जैसा कि एक मूड नजर आया पूरे चुनाव के दौरान, अगर हार होती है कांग्रेस की और खिसक जाता है, रिवाज बरकरार रहता है, तो फिर गहलोत के लिए क्या क्या स्टेक पर होगा? देखिए आशा, अशोक गहलोत 3 बार राज्य के मुख्यमंत्री बन चुके हैं और बार बार वो ये कह रहे हैं कि चौथी बार भी वो मुख्यमंत्री बनेंगे। उनके आसपास के लोगों का जो फीडबैक उनके पास है, और मुख्यमंत्री राजनेता कभी भी इस बात को स्वीकार नहीं करना चाहता है कि उनकी क्या स्थिति है। लेकिन क्योंकि अशोक गहलोत, जैसा कि मैंने एक बार पहले भी कहा था कि अगर राजस्थान में 200 सीट में से 199 पर जहां चुनाव हुए हैं, वहां पर एक एक सीट का अगर सटीक चुनावी परिणाम किसी के पास अगर होगा तो वो सबसे ज्यादा सटीक जिन लोगों के, कुछ लोगों के पास होगा, उनमें अशोक गहलोत सबसे पहले नंबर पर होंगे, क्योंकि उनकी इक्वेशन कैलकुलेशन इतनी क्लियर है और राजनीति की वो माहिर खिलाड़ी हैं। लेकिन राजस्थान में पिछले कुछ समय में और पिछले साल सितंबर की घटना के बाद जो कुछ दिल्ली और अशोक गहलोत के बीच, यानी आलाकमान और अशोक गहलोत के बीच की जिस तरह की खबरें हैं, उसके बाद इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर कांग्रेस को जनता नकारती है तो अशोक गहलोत के लिए मुश्किलें होंगी, चुनौतियां होंगी। बट एट
द सेम टाइम आशा हमें भूलना नहीं होगा कि अशोक गहलोत कांग्रेस पार्टी के इस वक्त जो लीडरशिप है उसमें बहुत बड़े नेताओं में से एक है और कुछ नेताओं में से एक है। इसलिए उनकी जरूरत कांग्रेस पार्टी को भी होगी और उन्हें अपनी जरूरत जतानी भी आती है, बतानी भी आती है। तो रेलेवेंस हमेशा बनी रहेगी उनकी, बने रहेंगे वो रेलेवेंट भी। लेकिन क्योंकि अगर चुनावी नतीजे उनके विपक्ष उनके खिलाफ आते हैं तो वो अपने आप को 5 साल के लिए दूसरे लक्ष्य की तरफ बढ़ जाएंगे। केंद्र में, दिल्ली में कैसे उन्हें मजबूत होना है, कैसे उन्हें 5 साल बाद और अपने बेटे को कैसे मजबूत करना है, क्योंकि एक चुनौती उनके सामने बहुत बड़ी है आशा। इस वक्त बार बार ऐसा कहा जाता है कि अशोक गहलोत बहुत ज्यादा नहीं चाहते थे कि उनके बेटे राजनीति में इस तरह से सक्रिय हो, लेकिन बेटे की जिद थी कि उन्हें राजनीति में ही आना है और पिता का उनके प्रति प्रेम था। लेकिन अब अशोक गहलोत की प्राथमिकता है कि बेटे को कैसे सेटल करें, उन्हें राजनीति में स्थापित करें। तो उनकी अगली कोशिश होगी कि वो कैसे अपने बेटे को स्थापित करें। बिल्कुल। तो राज्य में चुनाव निकाल पाना अशोक गहलोत के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि बहुत कुछ साख पर उनका भी लगा हुआ है।